गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हो? हम लोगों का 8 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। 8 तक जो 8वां टॉपिक है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो सेकंड चरण है, यानी कि 1918 से 1929 तक की जो घटनाएं हैं जो कि पीवाईक्यू में पूछा गया है। आइए उसको हम लोग करते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है। 1920 में निम्नलिखित में किसने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रख लिया? तो ये है ऑल इंडिया होम रूल लीग। ठीक है, इन्होंने ये संगठन जो है इसने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रख लिया। 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग ने अपना नाम बदल दिया। यह पूर्ण स्वशासन स्वराज्य की बढ़ती मांग और महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन के प्रभाव के अनुरूप था। ठीक है, तो महात्मा गांधी के आंदोलन में जो असहयोग आंदोलन है उसके प्रभाव के अनुरूप ही था। इसका उद्देश्य क्या था? होम रूल के विचार को बढ़ावा देना, और इसने जनमत को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो स्वराज सभा है आपका, जो 1920 में गठन हुआ, होम रूल लीग ने अपना नाम बदल लिया, तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जनमत को संगठित करेंगे और इसमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। ठीक है, 72 नंबर जो है प्रश्न उसे हम लोग देखते हैं। आ जाइए 72 प्रश्न। रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रॉलेट अधिनियम जो है राजद्रोह समिति की सिफारिश पर आधारित था। रॉलेट सत्याग्रह में होम गांधी जी ने, ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुआ जो प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुआ, तो इसमें से क्या सही है? आप खुद ही आंसर लगाइए। देखिए, रॉलेट सत्याग्रह में क्या सही है? साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध जो प्रदर्शन हुआ रॉलेट सत्याग्रह के साथ हुआ, ये तो नहीं है कहीं पे भी। ठीक है, आंसर आपका जो है 1 और 2 है। ये जो आपका रॉलेट अधिनियम राजद्रोह यानी कि सेडिशन समिति की सिफारिश पर आधारित था। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था। ठीक है, हम लोग सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में जो सेडिशन कमेटी है उसकी सिफारिशों के द्वारा पारित किया गया था रॉलेट एक्ट। और ये जो है अपने सत्याग्रह का आयोजन करते हुए गांधी जी ने 3 प्रकार के राजनीतिक नेटवर्क का उपयोग करने की कोशिश की। एक तो होम रूल लीग था, और कुछ पैन इस्लामवादी समूह और सत्याग्रह सभा। ठीक है, तो रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया, सही है। इसके अलावा कुछ पैर इस्लामवादी समूह और सत्याग्रह सभा, इन तीनों के नेटवर्क का यूज़ करने का कोशिश किया गया। तीसरा सही नहीं है क्योंकि दोनों की समय अवधि का समान नहीं है, साइमन कमीशन और रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, 9 साल का अंतर है। रॉलेट सत्याग्रह की घटना 1919 में हुई थी और साइमन कमीशन को खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ था 1928 में हुआ था। ये बहुत ही ईजी है, आपका 2015 का प्रश्न है ये। ठीक है, चलिए 73 नंबर प्रश्न में आते हैं हम लोग। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में क्या हुआ था? कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पे पूर्ण स्वराज्य प्राप्ति को स्वीकृत किया गया। 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है आप लोगों को पता होगा, और पूर्ण स्वराज तो ये बहुत ही ईजी है, ये आप एकदम आँख बंद करके आंसर लगा देना। ठीक है, तो कांग्रेस का उद्देश्य के तौर पे स्वशासन प्राप्ति, ये 1906 में ही हो गया था। 1929 से इसका कोई रिलेशन नहीं है। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920 में हुआ था, तो 1929 से इसका कोई रिलेशन नहीं है। गोलमेज सम्मेलन का भी बात जो है 1931 में हुआ था। कांग्रेस के कराची अधिवेशन में जो है कि लंदन में गोलमेज सम्मेलन की बात की गई थी, तो 1929 से सिर्फ पूर्ण स्वराज। ठीक है, चलिए 74 नंबर प्रश्न हम लोग आते हैं। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? जब साइमन कमीशन आया तो क्यों जो है कि जन आंदोलन शुरू हुआ था? आप लोग बताइए। भारतीय 1919 के अधिनियम की कार्यवाही का पुनरीक्षण कभी नहीं चाहते थे। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, यही आपका आंसर है, सी। ठीक है, अब इसमें क्या ही पढ़ना है, बहुत ही ईजी है। जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन के रूप में जो है कि सांविधिक आयोग आया था। 1928 में ब्रिटिश भारत पहुंचा। साइमन कमीशन की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के परिणाम स्वरूप हुई थी।
जिसने प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की थी। ठीक है, प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी। इस अधिनियम में प्रावधान था कि 10 साल के बाद आगे चल के हम संवैधानिक सुधारों पे बात करेंगे और इसके प्रभाव की समीक्षा की जाएगी। ब्रिटिश सरकार ने भारत के संवैधानिक विकास का आकलन करते हुए संवैधानिक सुधारों की सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया था साइमन कमीशन को। ठीक है, तो जब आपको संवैधानिक सुधार की बात करनी है, 1919 में ही फैसला हो गया कि 10 साल के बाद होगा, यानी कि 1929 में होना था, लेकिन ये 1 साल पहले 1928 में ही हुआ। और जो है कि इसके खिलाफ प्रदर्शन इसलिए हुआ क्योंकि ये जो पैनल है इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं है। ठीक है, तो भारत में संवैधानिक सुधार की बात करनी है और कोई भी एक भारतीय सदस्य इसके अध्यक्ष के रूप में इसके पैनल में कोई है ही नहीं, तो ये प्रॉब्लम किया। और ब्रिटिश सदस्य संसद सदस्य इसमें सिर्फ थे। इसे नस्लवादी कहा गया, उपनिवेशवादी माना गया। ठीक है, अब ये जो टिक विक है ये तो मतलब इसमें क्या ही दिमाग लगाना है, जो लॉजिक आप इसका बॉक्स का देखोगे आपको तो ये सारे पता ही होगा। बहुत इजी प्रश्न है। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? मुकदमों की सुनवाई की संक्षिप्त प्रक्रिया में बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना। ठीक है, तो अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम रॉलेट अधिनियम 2 साल तक के लिए बिना किसी मुकदमे के राष्ट्रवादी आंदोलनकारियों को कैद करने की कुख्यात शक्ति देता था। मतलब 2 साल तक ना बिना किसी मुकदमे को आप राष्ट्रवादी आंदोलनकारियों को कैद कर दीजिए। ठीक है, इसमें कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है, मुकदमा मतलब बिना किसी मुकदमे के ही आप जारी कर दिए। देशद्रोही समाचार पत्र का मौजूद होना भी अपराध का पर्याप्त सबूत माना गया। ठीक है, तो ये सारा यानी कि 20 है ये आपका। चलो, इसमें हम लोग पढ़ लेते हैं इसके जो एक्सप्लेनेशन है, काफ़ी अच्छा है, आपका जो है कि रिकॉर्ड हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकदी सामान और ब्रिटिश सरकार को दिए गए ऋण के रूप में लगभग 367 मिलियन पाउंड को बोझ पड़ा। जब प्रथम विश्व युद्ध आया था तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकदी सामान और ब्रिटिश सरकार को दिए गए ऋण के रूप में जो है कि उसके ऊपर काफ़ी बोझ पड़ा, कर्ज पड़ा, जो कि लगभग 367 मिलियन पाउंड था। रॉलेट एक्ट का युद्ध प्रयासों के लिए भारतीय धन या आर्थिक सहायता के ह्रास से कोई सीधा संबंध नहीं है, जो कि आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, खिलाफत आंदोलन 1920 की बात है। तुर्की के खलीफा के लिए मुस्लिम समर्थन व्यक्त करने मित्र शक्ति विशेष रूप से ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की में खलीफा की संस्था की रक्षा करने के लिए एक यह आंदोलन था। इसका रॉलेट एक्ट और खिलाफत आंदोलन का कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का भी कोई मैटर नहीं था। रॉलेट एक्ट कहाँ और प्रेस की स्वतंत्रता से इसका कोई रिलेशन नहीं है। चलिए 76 नंबर प्रश्न देखते हैं। लाहौर अधिवेशन 1929 में जो हुआ था ये क्यों प्रसिद्ध है पापा बताओ? कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग के एक संकल्प के रूप में पारित किया। इस अधिवेशन में उग्रवादी उदारवादियों के बीच विवाद को सुलझा लिया गया था। इस अधिवेशन में 2 राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया था। बताओ आंसर क्या है? इसमें नहीं है, मतलब आपको आंसर यहाँ दिख नहीं रहा है। बताओ क्या है आंसर? तो सही बताना जल्दी से। ए आंसर सही है, क्योंकि सिर्फ पूर्ण स्वराज की ही बात की गई थी। उग्रवादी उदारवादियों के बीच के विवाद को 1916 में और जो है कि 2 राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को तो अभी कहाँ 1929 में कहाँ, वो तो 1940 के बाद है ना। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे, आते हैं हम लोग। इसका एक्सप्लेनेशन आपको क्या ही पढ़ना है, सब तो पता ही है। 1916 में सूरत अधिवेशन में जो प्रॉब्लम हुआ था ना, लखनऊ अधिवेशन में सॉल्व कर दिया गया। और 2 राष्ट्रीय सिद्धांत जो बात है वो सर सैयद अहमद खान के द्वारा प्रस्तावित, बाद में मुस्लिम लीग के द्वारा समर्थित। प्रस्तावित किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने, और बाद में मुस्लिम लीग के द्वारा समर्थित किया गया था, जो द्विराष्ट्र सिद्धांत तर्क दिया जाता है। ठीक है, मुस्लिम लीग इसको समर्थन दिया। प्रस्तावित कौन किया? तो सर सैयद अहमद खान ने किया। भारत में हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग राष्ट्र थे जिनकी धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान अलग थी, लेकिन यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन से जुड़ा हुआ तो नहीं है, इसलिए ये आंसर नहीं है। 77 में हम लोग आते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट की क्या है? तो आपको मतलब जब आप स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ोगे ना, तो कराची अधिवेशन में क्या हुआ, पूर्ण स्वराज क्या था, 1929 का जो है कि 1916 का लखनऊ अधिवेशन क्या था, 1929 का अधिवेशन क्या था, उसके बाद आपका जो है कि नेहरू रिपोर्ट में क्या था। तो जब आप स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ते हो तो उसमें आपको 5-6 लाइन 10 लाइन करके ऐसे आपको दिया हुआ है, तो काफ़ी मस्त है वो बुक, बहुत ही अच्छी है। आप पढ़ के जब ये PYQ सॉल्व करोगे तो
बहुत कुछ जो है कि सॉल्व हो जाएगा आपका। तो पीवाईक्यू कम से कम 3 बार तो आपको सॉल्व करना चाहिए। एक तो आप जब कुछ नहीं जानते हो, आप पीवाईक्यू सॉल्व करो, आप देखो कि आपका कितना सही होता है। सेकंड, आप तब करना जब आप एक बार एक रीडिंग आप लगा लो बुक की, आपको पता होना चाहिए। जैसे सबका पढ़ा हुआ रहता है तो वो डायरेक्ट पीवाईक्यू पे आ जाते हैं, पर आपका कुछ नहीं पढ़ा हुआ है तो आप एक बार ज़रूर बुक को पढ़ लीजिए। जो जो टॉपिक आप करने वाले हो इसमें, उस टॉपिक को पढ़ के आओ और फिर इसमें अपना क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया था लॉर्ड बर्किनहेड की चुनौती के प्रत्युत्तर में। तो ये आपको लाइन कहीं नहीं मिलेगा, ज़्यादातर बुक में नहीं। लॉर्ड बर्किनहेड जो है, उनकी चुनौती के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली एक समिति के द्वारा तैयार की गई थी। इसमें तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, एम एस अने, मंगल सिंह, अली इमाम, सुआब कुरैशी और जी आर प्रधान इसके सदस्य के रूप में थे। मैं क्या करती हूँ, इसको आप स्टॉप करती हूँ। आप नेहरू रिपोर्ट वाला जो आपका बुक है यहाँ पे, ये नाम ज़रूर आप लिख लो, ठीक है। चलिए, नाम तो आप लिख ही लिए होंगे आप। चलो जल्दी से आपको क्या करो कि इसके फिर से एक बार मैं दोहरा देती हूँ नाम, ताकि आपको याद रहे। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस थे, एम एस अने थे, मंगल सिंह थे, अली इमाम थे, सुआब कुरैशी थे और जी आर प्रधान इसके सदस्य थे नेहरू रिपोर्ट के, ठीक है। इसकी सिफारिशें क्या थी? स्वशासित प्रभुत्व की तर्ज पर डोमिनियन स्टेटस। नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आया था ना, उसमें पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं की गई थी। ये जो पूर्ण स्वतंत्रता की बात है, ये 1929 में हुआ था, ना कि 28 में, ठीक है। यहाँ पे अभी डोमिनियन स्टेटस की बात ही की गई थी, ठीक है। तो इसलिए कथन एक सही नहीं है। कथन 2 और 3 देखिए क्या है। कथन 2 और 3 में है कि अल्पसंख्यक के लिए आरक्षित स्थानों के संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की बात की गई थी। जी हाँ, अल्पसंख्यकों के आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की बात की गई थी। संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकार का प्रावधान था, सही है। मौलिक अधिकार का प्रावधान संविधान में भारतीयों के लिए नेहरू रिपोर्ट में था, ठीक है। पृथक निर्वाचक मंडल की अस्वीकृति, केंद्र और उन प्रांतों में मुसलमानों के लिए सीटों के आरक्षण के साथ, केंद्र में और प्रांतों में मुसलमानों के लिए सीटों का आरक्षण के साथ संयुक्त निर्वाचक मंडल, जहां वे अल्पसंख्यक थे वहां पर पृथक निर्वाचक मंडल की अस्वीकृति, ठीक है। फिर उसके बाद है भाषाई प्रांत की बात की गई। 19 मौलिक अधिकार, जिसमें संघ बनाने का अधिकार, महिलाओं के प्रति समान व्यवहार का अधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये सारी बातें थी। केंद्र और प्रांतों में उत्तरदायी सरकार होनी चाहिए, अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और धार्मिक हितों की पूर्ण सुरक्षा, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट एक बार अच्छे से पढ़ लेना, होमवर्क है तुम्हारा ये आज, ठीक है। चलो 78 नंबर प्रश्न देखते हैं। साइमन कमीशन की संस्तुतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? साइमन कमीशन का कौन सा बात सही है, ठीक है। इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की थी। इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। भारतीय पुलिस सेवा इस प्रावधान के साथ सृजित करने की संस्तुति की ब्रिटिश भर्ती का भारतीय भर्ती की तुलना में वेतन तथा भत्ता अधिक होगा। क्या सही है बताओ? 78 वाला साइमन कमीशन क्या था, नेहरू रिपोर्ट क्या था, साइमन कमीशन क्या था, इनके द्वारा कौन सा प्रस्ताव जारी किया गया, ये सभी पूछता है। 8-10 लाइन में ये सारे आंसर स्पेक्ट्रम की बुक में दिया हुआ है, आपको वहाँ से अच्छे से रीडिंग कर लेना है, ठीक है। तो आपका आंसर है ए। इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की थी, ठीक है। द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार के द्वारा। विकल्प ए सही है। 1927 में जो साइमन कमीशन आया था ना, भारत सरकार अधिनियम 1919 के कामकाज की समीक्षा करने का काम सौंपा गया था उसको। 1919 में संवैधानिक सुधारों की बात की गई थी। इसकी सिफारिशों का मुख्य ध्यान भारत में शासन संरचना के इर्द गिर्द केंद्रित था। देख रहे हो ना, मतलब कि साइमन कमीशन से, रॉयल्टी टैक्स से कितना सारा प्रश्न है। आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, इसकी सिफारिशों का मुख्य ध्यान था कि भारत में शासन संरचना के इर्द गिर्द केंद्रित
और प्रांतों में द्वैध शासन की जगह अब उत्तरदायी सरकार की सिफारिश करना। ठीक है। द्वैध शासन प्रणाली ने निर्वाचित भारतीय मंत्रियों और ब्रिटिश नियुक्त कार्यकारी के बीच जिम्मेदारियों को विभाजित किया था, जिसे कई लोग एक दोषपूर्ण प्रणाली के रूप में देखते थे। ठीक है। तो द्वैध शासन के समय में क्या प्रॉब्लम था? भारतीय मंत्री और ब्रिटिश नियुक्त कार्यकारियों के बीच जिम्मेदारियों को विभाजित किया गया था, जिससे कई लोग इसको दोषपूर्ण प्रणाली के रूप में देखते थे। अब आइए 79 नंबर प्रश्न आपका, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? आपको ये सब ऊपर हम लोग भेज पढ़ चुके हैं। इसने लोगों को बिना मुकदमे चलाए भेजने के लिए अधिकृत किया था। ठीक है। तो क्यों प्रदर्शन हुआ था? क्योंकि इसने सरकार को सरकार विरोधी गतिविधियों के संदिग्ध व्यक्तियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने की बात की, जो बुनियादी नागरिक अधिकारों का उल्लंघन था। अब आप किसी को भी उठाओ और 2 साल तक बंद कर दो तो प्रॉब्लम तो होगा ही। रॉलेट एक्ट का संबंध ये जो है धर्म वगैरह से नहीं था, किसी भी शिक्षा को संबोधित नहीं करता था। और यह अधिवेशन विशेष रूप से ट्रेड यूनियनों पर लक्षित भी नहीं था। इसका लक्ष्य राजनीतिक दमन था। ट्रेड यूनियन से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये जो आपका ऑप्शन में दिया है। ठीक है। 80 नंबर प्रश्न में हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो महात्मा गांधी जी ने की थी। अहमदाबाद में कपड़ा श्रमिकों की कामकाजी और रहने की स्थिति में सुधार के लिए वर्ष 1920 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। 1920 में एसोसिएशन ने गांधीवादी सिद्धांतों के साथ तालमेल बिठाते हुए श्रम विवादों को सुलझाने के लिए अहिंसक तरीकों और मध्यस्थता पर जोर दिया। एम जोशी मजदूर नेता थे और वर्ष 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक भी थे। ठीक है। ये जो अहमदाबाद में कपड़ा श्रमिकों की काम काज में सुधार के लिए अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना गांधी जी ने की थी, इसके जो है अहिंसक तरीकों पर और मध्यस्थता पर जोर दिया गया था। एम जोशी जो थे, जो मजदूर नेता थे, उन्होंने 1920 में AITUC के संस्थापक थे वो एम जोशी, लेकिन उनका इस एसोसिएशन से कोई संबंध नहीं था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अहमदाबाद का टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन से कोई रिलेशन नहीं है, जो कि इसमें दिया गया। एम जोशी से कोई रिलेशन नहीं, गांधी जी का है। ठीक है। 81 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय कितना बार आ रहा है? देखो 2008 में आ रहा है। ठीक है। 2009 में आ रहा है, फिर 2009 में आया आपका। इस तरह से इसके पहले भी रॉलेट एक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं ना, 2012 में आया है। कई बार इसको देखो आप पढ़ चुके हो। ठीक है। तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1919 में जब वायसराय थे ना, 1916 से 1921 तक लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। ठीक है। और वो वायसराय थे जिसे आधिकारिक तौर पर अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 के रूप में इस एक्ट को जाना जाता है। जो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड एक्ट था, इसका मतलब नाम जाना जाता है अराजक क्रांतिकारी अपराध अधिनियम। इसका उद्देश्य बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक के कारावास की अनुमति देकर क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाना, जो अनिवार्य रूप से लोगों को उनके मूल अधिकार से वंचित करता है। मूल अधिकार की बात है उस समय से ही हो रही है। ठीक है। तो हम लोग एक तो जानते हैं कि 1919 का जो अधिनियम था वो क्या था। एक सेकेंड। ठीक है। हाँ, हम लोग 81 नंबर जो प्रश्न है वो देख रहे थे। इसमें आपका था कि रॉलेट एक्ट जब पारित हुआ था तो कौन सा जो है कि उस समय वायसराय था? तो रॉलेट एक्ट 1919 में था और चैम्सफोर्ड जो है ना 1916 से 1921 तक इसका सेशन था। और इसके टाइम में ही अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 यानी कि रॉलेट जो है कि पारित हुआ था। ठीक है। तो चैम्सफोर्ड के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। एक तो प्रथम विश्व युद्ध के समय में इसने भारतीय सेना को शामिल किया था। रॉलेट एक्ट होमरू लीग की स्थापना चैम्सफोर्ड के टाइम में हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड चैम्सफोर्ड के टाइम में हुआ। 1919 का अधिनियम 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी, किसके द्वारा हुई थी बताओ? पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में चैम्सफोर्ड के टाइम में हुई थी। 1917 में सेडलर आयोग की स्थापना हुई थी। खिलाफत आंदोलन की स्थापना इसी के टाइम में हुई। चंपारण आंदोलन भी लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में ही हुआ। तृतीय अफगान युद्ध भी लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम में हुआ था। सेकेंड
सेकेंड अफगान युद्ध लिटन के टाइम में हुआ था। प्रांतों में द्वार शासन भी लॉर्ड चैमफोर्ड के टाइम में ही हुआ था। ठीक है, तो 1919 का तो आपको पता होगा, जो भारत सरकार अधिनियम मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड सुधार है, ये क्यों आया था? 1919 का अधिनियम का आने का कारण क्या था? कारण ये था ना कि उस समय में एक तो 1916 का होम रूल आंदोलन था, मेसोपोटामिया कमीशन की रिपोर्ट थी, ये सारी चीज़ें थी। 1919 का अधिनियम में भी बात किया गया था कि जो भारत के एक प्रभावशाली वर्ग को कम से कम 10 वर्ष के लिए ब्रिटिश राज का समर्थक बना लिया जाए। ये प्रयत्न किया गया था कि 10 वर्ष के लिए ब्रिटिश राज का समर्थक बना लिया जाए। पहली बार उत्तरदायी शासन का शब्द का प्रयोग भी 1919 का जो आपका जो है ना अधिनियम मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड का, वो उस समय उत्तरदायी शासन की बात की गई थी, जिसने भारत में काफ़ी जो है कि प्रॉब्लम क्रिएट किया। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन तथा द्वैत शासन की स्थापना इसी समय में 1919 का अधिनियम के टाइम में। 1793 में जब राज्य सचिव जो थे ना भारत के, भारतीय राजस्व से उनको वेतन मिलता था। ठीक है, भारत के राज्य सचिव को भारतीय राजस्व से वेतन मिलता था। और ये जो 1919 का अधिनियम है, अब वह अंग्रेजी राजा से मिलना तय हो गया। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 1919 का। ठीक है, उसके अलावा केंद्रीय परिषद में भारतीयों को अधिक प्रभावशाली भूमिका दी गई थी। वायसराय के जो 8 सदस्य थे, उसमें 3 भारतीय नियुक्त किए गए थे, एक विधि, शिक्षा और उद्योग के लिए। वायसराय में जो 8 सदस्य थे, उसमें 3 भारतीयों को नियुक्त किया गया था, उनको विधि, शिक्षा और उद्योग का विभाग सौंपा गया था। ठीक है, ये 1919 का अधिनियम याद रखना। केंद्रीय परिषद में ये तो हो गया। इसमें जो है कि सभी विषयों को केंद्र और प्रांतों में अच्छे से बांट दिया गया था इस अधिनियम के द्वारा। केंद्रीय सूची में वर्णित विषयों में गवर्नर जनरल का क्या क्या अधिकार था? यूपीएससी 2022 का प्रश्न है ये, इसमें आपको अभी नहीं मिलेगा, आगे हो सकता है मिल जाए। कहा गया था कि केंद्रीय सूची में 1919 के टाइम में, ठीक है, केंद्रीय सूची में जो विषय थे उसमें सपरिषद गवर्नर जनरल का अधिकार क्या था? तो विदेशी मामले, रक्षा, डाक तार, सार्वजनिक ऋण, ये सभी था। प्रांतीय सूची का विषय क्या था? 1919 का अधिनियम के टाइम में स्थानीय शासन, शिक्षा, भूमिकर, जल संभरण, अकाल और कृषि व्यवस्था, ये सभी था 1919 का जो आपका अधिनियम है, बहुत इम्पोर्टेंट है। सभी अवशेष शक्तियाँ केंद्रीय सरकारों के पास थी। उसके बाद आपका है कि इस विधेयक के तहत ना प्रांतों में द्वार शासन प्रणाली को लागू किया गया था और विषय को 2 भागों में बांट दिया गया, आरक्षित और हस्तांतरित। और आप लोग ना यहीं पे कंफ्यूज होते हो। ठीक है, आरक्षित विषय में क्या था और हस्तांतरित में क्या था, ये हमेशा यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होते हो। आरक्षित विषयों में प्रशासन जो था वह गवर्नर अपने उन पार्षदों की सहायता से करता था जिसे वह मनोनीत करता था। आरक्षित विषय का प्रशासन गवर्नर अपने मनोनीत पार्षदों की सहायता से करता था। ठीक है, और जो हस्तांतरित विषय होते थे उसका प्रशासन निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता था, जो गवर्नर करते थे। तो निर्वाचित सदस्य हस्तांतरित विषय में होंगे और जो मनोनीत सदस्य होंगे वो आरक्षित विषय को प्रशासन में शामिल होंगे। ठीक है, प्रांतीय परिषदों में कम से कम 70% सदस्य निर्वाचित थे और शेष मनोनीत होते थे। 1919 का जो अधिनियम है उसके द्वारा पंजाब में सिखों को, कुछ प्रांतों में यूरोपियन, एंग्लो इंडियन को तथा भारतीय ईसाइयों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया था। तो पूछेगा कि पृथक प्रतिनिधित्व 1919 के अधिनियम में किसको किसको दिया गया? तो सिखों को दिया गया, कुछ प्रांतों में यूरोपियन को दिया गया, एंग्लो इंडियन को दिया गया और भारतीय ईसाइयों को दिया गया। जबकि 1935 में फिर चेंज हो गया ना, 1935 में तो महिला और ये सबको दिया गया था। ठीक है, जब 1935 का हम लोग करेंगे तो उसमें का जो आपका इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका करवा दिया जाएगा। ठीक है, हम लोग 81 नंबर प्रश्न में ही हैं, भटक नहीं रहे हैं, बस आपको बता रहे हैं कि 1919 का अधिनियम में क्या क्या था। और इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी और मताधिकार 3% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया 1919 का अधिनियम के तहत। ठीक है, मुख्य बातें मैंने आपको बता दी, बाकी तो ऐसे बहुत सारा है, आप अच्छे से ना स्पेक्ट्रम वाली बुक से पढ़ लेना। ओके, चलिए हम लोग 82 नंबर प्रश्न में आते हैं। चलिए प्रश्न में क्या है,
निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उठी? एक ही बार बार आ रहा है रॉलेट एक्ट आपका। वो 13 अप्रैल 1919 एक दुखद घटना थी, और जो है कि जनरल डायर, नॉट ओ डायर, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन पूछ चुका है बीपीएससी। अपने सैनिकों को दमनकारी रॉलेट एक्ट के एकत्रित निहत्थे भारतीयों को शांतिपूर्ण सभा पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। इस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को बिना किसी मुकदमे के लोगों को कैद करने की अनुमति दे दी, जिसमें बुनियादी नागरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हुआ। ठीक है, ये आप लोग को रॉलेट एक्ट के बारे में बहुत इजी है। आप फिर 83 नंबर में आते हैं हम लोग। 1929 का जो लाहौर सम्मेलन हुआ था, अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता मांग करने के संकल्प को अंगीकृत किया गया था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था, और इस जो है कि पूर्ण स्वतंत्रता के संकल्प की घोषणा की गई थी। ठीक है, 84 नंबर प्रश्न आते हैं हम लोग। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय हुए गदर क्रांतिकारी कहाँ स्थित थे? जो गदर क्रांतिकारी थे वो कहाँ थे? प्रथम विश्व युद्ध के टाइम का बात है, तो ये उत्तरी अमेरिका में थे। ठीक है, गदर क्रांतिकारी मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका में स्थित थे, विशेष रूप से कैलिफोर्निया में, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा। कौन कौन सी जगह है देखो, आपको दे देगा कि इनमें से कौन नहीं है, ये भी दे सकता है। यूपीएससी में आपका कुछ भी हो सकता है। कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटिश कोलंबिया और कनाडा। तो क से 3 है आपका, क याद रखना, कोलंबिया, कनाडा, कैलिफोर्निया, और यूएसए तो याद ही रहेगा, यूएसए और के3 जो है ये उत्तरी अमेरिका में आपके गदर क्रांतिकारी यहाँ पे मौजूद थे। ठीक है, के3 यूएसए। ओके, उन्होंने वर्ष 1913 में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों को संगठित करने के लिए गदर पार्टी की स्थापना की थी, और विशेष रूप से सैन फ्रांसिस्को और वैंकूवर जैसे शहरों में इस पार्टी की स्थापना की गई थी। और गदर क्रांतिकारी विशेष रूप से कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में थे, ये ऊपर बताएं। क्रांतिकारी विचारों को फैलाने के लिए विद्रोह को संगठित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है, विशेष रूप से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश भारतीय सेना में विद्रोह को भड़काना था, भारत में ब्रिटिश अभियानों को बाधित करना, मध्य अमेरिका, पश्चिम अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र गदर क्रांतिकारी के लिए नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन में जो आपका है वो नहीं, उत्तरी अमेरिका होगा। ठीक है, चलिए 85 नंबर प्रश्न में आते हैं। कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन है, मूल अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था, कौन था उस समय? मूल अधिकार के प्रस्ताव का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो नेहरू। हाँ, तो ये हम लोग तो जानते ही हैं। मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में तैयार किया था। मौलिक अधिकार पर प्रस्ताव ने मुक्त भाषण, मुक्त प्रेस, संघ बनाने का अधिकार, इकट्ठा होने का अधिकार। अब जो प्रॉब्लम हो रहा था रॉलेट एक्ट के टाइम में, ठीक है ना, वो प्रॉब्लम जो आपका हो रहा था उसका ही सॉल्यूशन जो है कराची अधिवेशन में किया गया। उसमें क्या आ गया कि मुक्त प्रेस, संघ बनाने का अधिकार, इकट्ठा होने का अधिकार, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, जाति, पंथ, लिंग के बावजूद समान कानूनी अधिकार, मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, शिक्षा में भी आ जाना, संस्कृति, भाषा, अल्पसंख्यकों और भाषाई समूहों की लिपि की सुरक्षा की गारंटी दी गई। तो आपका एक तरह से शॉर्ट नोट्स भी तैयार होते जा रहा है। जहाँ पे भी आपने लिखा है कराची अधिवेशन के बारे में, वहाँ पे आप इंक्लूड करते जाना अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा लगता हो तो। ठीक है, क्या क्या बात हुआ? मुक्त प्रेस, संघ बनाने का अधिकार, इकट्ठा होने का, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, जाति, पंथ, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, संस्कृति, भाषा, अल्पसंख्यक। ओके, चलिए 85 हो गया। 86 में आते हैं हम लोग। ठीक है, 86 अक्टूबर 1920 में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद समझौता जो हुआ था एक समूह के द्वारा, कौन था वो? तो ये एम.एन. रॉय थे। 1920 में एम.एन. रॉय जो थे, इनका पूरा नाम है मनवेंद्र नाथ रॉय। ठीक है, उन्होंने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में भारतीयों के एक समूह का नेतृत्व किया था। उज्बेकिस्तान में जो ताशकंद जगह है वहाँ पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई की स्थापना एम.एन. रॉय ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में किया था 1920। इसने भारत में साम्यवाद की औपचारिक शुरुआत को चिन्हित किया। पार्टी की स्थापना कॉमिंटर्न यानी कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के समर्थन से की गई थी। कॉमिंटर्न, अब ये ऑप्शन में दे देगा तो प्लीज़ कंफ्यूज मत हो जाना। ओके,
कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से समर्थन में की गई थी, जो मार्क्सवादी विचारधाराओं के जो है कि प्रसार के लिए वैश्विक प्रयास को दर्शाती है। रूस में 1917 की जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी ना, इस समूह ने भारत में एक मार्क्सवादी उन्मुख राजनीतिक संगठन स्थापित करने की मांग की थी। तो ये आपका ताशकंद वाला जो है मैटर, ठीक है। चलो 1987 नंबर प्रश्न है कि 1918 में फरवरी में यूपी में किसान सभा के गठन से जुड़ा हुआ कौन नहीं था? तो इसलिए कहते हैं कि कोई भी आगे, जैसे अभी नेहरू रिपोर्ट की बात हुई थी, तो उसमें जो भी सदस्य हैं आपको देख लेना है, क्योंकि ऑप्शंस ज़्यादातर अब ऐसे ही आते हैं कि कौन नहीं था, यानी कि कौन था ये आपको पता होना चाहिए। तो जवाहरलाल नेहरू यूपी किसान सभा से कहाँ से गठित हो गए? इंद्र नारायण द्विवेदी थे, गौरी थे, मदन मोहन मालवीय थे, ठीक है। जो भगवान के नाम जितने रहेंगे, मदन मोहन, मोहन कृष्ण जी का नाम रहता है, गौरी शंकर याद रख लेना, इंद्र भगवान नारायण याद रख लेना, किसान सभा से, ठीक है। ओके, चलो इसकी शुरुआत मदन मोहन मालवीय, गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी ने किया था किसानों के दमनकारी नीति के खिलाफ, ठीक है। सॉरी 88 नंबर प्रश्न में हम लोग आते हैं। चलो, कौन सा सही युग्म सुमेलित है? तो 1 और 3 सही है। चंपारण में राजेंद्र प्रसाद थे, खेड़ा में वल्लभ भाई पटेल थे, अहमदाबाद में श्रमिक में मोरारजी देसाई कहाँ से आ गए? तो महात्मा गांधी ने किया था 1918 में अहमदाबाद में, तो मोरारजी देसाई नहीं थे, ठीक है। तो ये आप ऐसे ही एलिमिनेट कर दोगे। 88 हो गया हमारा। अब आते हैं हम लोग 89 वाले प्रश्न में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार फिर आ गया। अभी तो बताए थे ना, 1919 के अधिनियम का जो है कि खाका तैयार किया गया था, ठीक है। 1918 में प्रकाशित मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ने भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का प्रस्ताव रखा था। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत करने, विधान परिषद में विस्तार करने की सिफारिश 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था। इन सिफारिशों ने भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार तय किया था। अभी तो बताया 1919 में क्या क्या हुआ था, ठीक है। आरक्षित और हस्तांतरित विषय, वो सारा कुछ, ठीक है। आप पढ़ के आना ये सारा टॉपिक, तब क्वेश्चन लगाना बहुत मज़ा आएगा। जो टॉपिक मैं नेक्स्ट करवाने वाली रहूँगी, आप उसको पढ़ के आना और फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। 90 नंबर प्रश्न में आते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान संपन्न निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम अनुसार क्या है? तो ये बहुत ईजी है। मार्ले मीटो सुधार 1909 में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में, चौरी चौरा 1922 में, और महात्मा गांधी के टाइम में दांडी मार्च 1930 में हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम में। तो ये आप आराम से लगा दोगे, बहुत ईजी है, ठीक है। 91 वाले प्रश्न में आते हैं हम लोग। भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है, आपको मतलब पता चल रहा है कि ये आपका तो सब कुछ पढ़ा हुआ है, चलो आप खुद से भी पीडीएफ पढ़ लोगे, कोई ज़रूरत नहीं है। पर क्या होता है, पीडीएफ पढ़ने में बहुत आंखें दर्द करती हैं। लोग सोचते हैं कि चलो कोई बोलता रहे, वैसे बकता रहे मेरी तरह, और तुम्हारा काम आसान हो जाए। तो आपके काम आसान करने के लिए ही मैं ये इतना बोल रही हूँ। ठीक है, हंसो मत, चलो सुनो अच्छे से। भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है, तो डी तो नहीं है। कराची के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का विरोध हुआ था? नहीं, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1931 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, गांधी इरविन समझौते का विरोध इसमें नहीं किया गया था। जो महात्मा गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ था, जिसका उद्देश्य राजनीतिक कैदियों की रिहाई और व्यक्तिगत उपयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार सहित कुछ रियायतों के बदले में सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने की बात की गई थी, ना कि ये, ठीक है। बाकी सब तो आपका सही है। रॉयल्टी टैक्स से सार्वजनिक रोज की लहर उठी, जनसंहार हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। HSRA का भगत सिंह, सब सही है। चलो 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 92 में आते हैं इधर, अच्छा ओके, ये सब पढ़ा हुआ है फॉरवर्ड ब्लॉक। चलिए 92 नंबर प्रश्न में आते हैं। कांग्रेस नेताओं ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने कांग्रेस छोड़ दिया और कौन सी पार्टी का गठन किया? तो इंडियन लिबरल फेडरेशन, ठीक है। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा हुई, फिर उसके बाद इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में कई उदारवादी नेता जो थे ना, कांग्रेस की स्थिति से असंतुष्ट हो गए थे। जब कांग्रेस में ये जो आया था ना चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, उसकी निंदा हुई तब।
तो उन्होंने इंडियन लिबरल फेडरेशन का गठन किया। इस संगठन का उद्देश्य क्या था? क्रमिक संवैधानिक सुधारों का समर्थन करना और भारतीय स्वशासन प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों में विश्वास करना। ये जो लिबरल फेडरेशन था ना, संवैधानिक सुधारों का समर्थन करना चाहता था और स्वशासन प्राप्त करने के लिए ये संवैधानिक तरीकों में विश्वास रखता था। ये 92 का आपका आंसर डी। ठीक है। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है। तो हकीम अजमल खान जो है राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से एक थे। सही है। हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी और चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से एक थे। अहरार आंदोलन से कौन जुड़े थे? हकीम अजमल खान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था। सही है। ठीक है। सी जो है आपका सही नहीं है, क्योंकि 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया। ऐसा तो कुछ भी नहीं है जो मुस्लिम लीग ने किया है। मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अंतकालीन सरकार का गठन करने वालों में से एक थे। सही है। मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना अब्दुल्ला जो हैं अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अंतकालीन सरकार का गठन किए थे। बरकतुल्ला और अब्दुल्ला, ठीक है, काबुल में। ओके। अब देखिए कि ये सही कैसे नहीं है कि भारतीय मुस्लिम लीग जो है बंगाल की विभाजन और अलग निर्वाचन क्षेत्रों का विरोध उन्होंने 1906 में मुस्लिम लीग ने नहीं किया था। मुस्लिम लीग ने इन उपायों का समर्थन किया था। 1905 में अंग्रेजों के द्वारा किए गए बंगाल के विभाजन को मुस्लिम लीग ने एक ऐसे कदम के रूप में देखा था जो मुसलमानों को एक अलग राजनीतिक पहचान और सरकार में अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करके लाभान्वित कर सके। इसलिए जो है आपका सी जो है सही नहीं है। ठीक है। चलिए, ये तो पढ़ लिए हम लोग। 94 में आते हैं। स्वाधीनता संघर्ष के समय में रेड शर्ट्स यानी कि लाल कुर्ते के नाम से पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया था। किस चीज का? बताओ। एनीवन याद है? ये आपका आंसर है 94 का डी। सही है। पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। जो लाल कुर्ते के नाम से पहचान करने वाले खुदाई खिदमतगार लोग थे, उन्होंने इसका आह्वान किया था। किसका? पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। ठीक है। चलिए इसको एक्सप्लेन कर दिया जाए हम लोग। खान अब्दुल गफ्फार खान यानी कि सीमांत गांधी हम लोग कहते हैं, खुदाई खिदमतगार पश्तून एकता और ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का समर्थन करने वाला यह एक अहिंसक आंदोलन था। ये जो था ना ये जो आंदोलन था, सॉरी, ये जो है अहिंसक आंदोलन था। खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार पश्तून एकता और ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के लिए किया गया था। अहिंसा के गांधीवादी सिद्धांतों से प्रेरित था। सामाजिक सुधार ब्रिटिश उपनिवेशवाद का इन्होंने विरोध किया। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में सक्रिय थे। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में ये लोग सक्रिय थे। खान अब्दुल गफ्फार खान भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण का भी विरोध इन्होंने किया था। भारत का विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण का विरोध खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था, जैसा कि वर्ष 1947 के बन्नू प्रस्ताव में परिलक्षित होता है। 1947 का बन्नू प्रस्ताव, ठीक है, उसमें भी भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण का विरोध किया गया, जिसमें पाकिस्तान में शामिल होने के बजाय एक स्वतंत्र पश्तूनिस्तान का आह्वान किया गया था। बन्नू प्रस्ताव में ना पश्तूनिस्तान का आह्वान किया गया था। ठीक है। इस आंदोलन ने व्यापक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 95 नंबर प्रश्न क्या है आपका? हाँ, ये वीडियो आपका थोड़ा लंबा होगा क्योंकि ये टॉपिक मतलब इस टॉपिक में काफ़ी सारे प्रश्न हैं। करीब 104-5 तक आपका जो है ना ये टॉपिक है। ठीक है। तो कम से कम एक टॉपिक तो कर ही लो। पेशेंस के साथ पढ़ो। अगर खुद से पढ़ लेते हो अपना टैब में, लैपटॉप में PDF से, या फिर दृष्टि की बुक है या कोई और बुक है आपके पास, तो आप पढ़ते रहना। ठीक है। और जो है कि वीडियो सुनते रहना, इससे याद भी होगा आपको
और काफ़ी सारा एक्स्ट्रा चीज़ भी मैं आपको इसमें ऐड करके बताती हूँ, ठीक है। 95 नंबर प्रश्न जो है, आइए इसमें, कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति के किसके नेतृत्व में अंततः समाप्त हो गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक। तो कांग्रेस का उदारवादी चरण जिसकी विशेषता क्या थी? प्रार्थना, याचिका, यही सब ना। तो तिलक और लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल जैसे जो चरमपंथी नेता थे ना, उन्होंने स्वराज और प्रत्यक्ष कार्रवाई के समर्थन के साथ समाप्त हो गया, मतलब सब शासन के बाद। तिलक के नेतृत्व में तो चरमपंथियों ने अधिक मुखर रुख अपना लिया, स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से जनता को जुटाने और ब्रिटिश मतलब बहिष्कार किया, ठीक है। 96 नंबर प्रश्न आते हैं ना हम लोग। वर्ष 1927 के साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। अब ये सब पूरा एकदम जो है कि रिपीटेड है, आप कहते हो कि PYQ का फ़ायदा नहीं, तो इसको फिर से क्या ही पढ़ना है। 97 नंबर प्रश्न में आइए, किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इसके भारत के जो सचिव थे ना, एडविन मॉन्टेग्यू, तो उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड को निवारक हत्या बताया है। यह हत्याकांड तब हुआ जब जनरल डायर ने अमृतसर में शांतिपूर्ण सभा पर सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें सैकड़ों निहत्थे भारतीय मारे गए थे, ठीक है। तो जो है कि अमृतसर में ऐसा जब हुआ, ये क्रूर कृत्य कानून और व्यवस्था बनाए रखने के बहाने किया गया था। ये काम जानबूझकर और अत्यधिक बल प्रयोग के कारण इस घटना की व्यापक रूप से निंदा भी की गई थी। मॉन्टेग्यू ने इस शब्द से इस ब्रिटिश सरकार की आंतरिक आलोचना को दर्शाया है, ठीक है। 98 नंबर प्रश्न देखते हैं, खिलाफत आंदोलन ने शहरी मुस्लिमों को राष्ट्रीय आंदोलन के घेरे में ला दिया। शहरी मुस्लिम को खिलाफत आंदोलन ने शहरी मुस्लिम को राष्ट्रीय आंदोलन के घेरे में ला दिया। राष्ट्रीय और खिलाफत दोनों आंदोलनों में राष्ट्रीय और खिलाफत दोनों आंदोलन में साम्राज्यवाद विरोधी एक प्रबल तत्व था। क्या सही है, बताओ। ए आंसर सही है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो आपका जो कथन है ना, बिल्कुल सही है, ठीक है। एक तो शहरी मुस्लिम को राष्ट्रीय आंदोलन के घेरे में ला के खड़ा कर दिया राष्ट्रीय आंदोलन की खिलाफत आंदोलन के टाइम में। दूसरा, राष्ट्रीय और खिलाफत दोनों आंदोलनों में साम्राज्यवाद विरोधी एक प्रबल तत्व, मतलब साम्राज्यवाद जो था ना, वो बहुत ही अच्छे से मतलब दोनों में विद्यमान था, ठीक है। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 भारतीय मुसलमानों के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय इस्लामी राजनीतिक अभियान था, जिसका उद्देश्य क्या था? प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन खिलाफत को संरक्षित करना, ठीक है। उसके बाद है कि ऑटोमन खिलाफत को संरक्षित करना भी था। ऑटोमन साम्राज्य के हार के बाद ब्रिटिश और मित्र देश के सेनाओं ने खलीफा की शक्ति को ख़त्म करने की कोशिश की, जिससे भारतीय मुसलमान विशेष रूप से अली ब्रदर्स शौकत अली और मोहम्मद अली जैसे नेताओं के नेतृत्व में इसकी बहाली की मांग करने लगे थे, ठीक है। खिलाफत आंदोलन शहरी मुसलमानों को व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ा, क्योंकि मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली जैसे जो नेता थे, गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। दिल्ली और बॉम्बे जैसे शहरों में विरोध हुआ, बहिष्कार में महत्वपूर्ण भागीदारी भी निभाए। कौन कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, ठीक है। खिलाफत और राष्ट्रीय आंदोलन दोनों में साम्राज्यवाद तो विद्यमान था तथा असहयोग आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दे रहे थे। तो दोनों एक दूसरे के लिए सही है, ठीक है। अब हम लोग 99 वाला जो प्रश्न है, इसमें आते हैं। 1922 में जो असहयोग आंदोलन को रोक दिया गांधी जी ने, चौरी चौरा में हुई हिंसा उनके आंदोलन को रोक देने का कारण बनी थी, सही है। अब इसको क्या ही पढ़ना है, तो इतना आसान है। फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना हुई थी, जहाँ पे पुलिस के साथ जब झड़प हुई तो पुलिस स्टेशन को ही आग लगा दिया गया, 22 पुलिस मर गए थे, ठीक। तो बाद में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को रोक दिया। अब 100 नंबर प्रश्न में आते हैं।
ये आपको मिलाने के लिए कहा गया है कि आप मिलाइए, अब इसमें क्या ही इसमें करना है। दांडी मार्च आपको पता है, नमक कानून, चौरी चौरा कांड पता है आपको, आंदोलन को वापस लिया जाना, साइमन कमीशन तो पता ही है आपको, मार्ले मिंटो सुधार, ये सभी बहुत ईजी है आपका, सब आप बना लोगे। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या ही पढ़ना है बताओ। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन 1909, मार्ले मिंटो। 1927 में भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए बुलाया गया था। चौरी चौरा कांड 1922 में असहयोग आंदोलन के द्वारा। ठीक है, उसके बाद दांडी मार्च आपको पता ही है। अब हम लोग कौन सा 101 में आते हैं। चलो यहाँ पे भी देखो वैसे ही मिलाने के लिए है। काकोरी, लाहौर षड्यंत्र, काकोरी षड्यंत्र, ठीक है, गदर पार्टी और चटगांव। ये तो आंसर आपका सी है। ए का 3, एक का 3 है। चटगांव सूर्य सेन से जुड़े हुए चटगांव मामला। काकोरी षड्यंत्र जो है आप देख लो, हिंदुस्तान यानी कि HRA जो है, इसमें राम प्रसाद बिस्मिल से काकोरी षड्यंत्र जुड़ा हुआ था। ठीक है, काकोरी षड्यंत्र आपका जो है ना 1925 में हुआ था। और HRA द्वारा जो सरकारी धन ले जाया जा रहा था ना, एक ट्रेन को लूटने से जुड़ा हुआ बात है। तो इसमें राम प्रसाद बिस्मिल मुख्य आयोजक के रूप में थे। काकोरी षड्यंत्र 1925। चटगांव वाला जो मैटर 1930 में है, अप्रैल 1930 में सूर्य सेन के नेतृत्व में हुआ था। और इसका उद्देश्य था कि जो सशस्त्र संघर्ष की स्थापना करना, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह करना। लाहौर षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र आपका जो है वो क्या है, तो वो सेंट्रल असेंबली में जब बम विस्फोट वगैरह हुआ था, जतीन दास पर एक बम बनाने का आरोप लगाया गया था। तो लाहौर षड्यंत्र जो है जतीन दास से रिलेटेड है। ठीक है, सी का 2, डी का 1 है, यानी कि गदर पार्टी लाला हरदयाल, आपको पता ही है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। जो असेंबली में बम विस्फोट से संबंधित लाहौर षड्यंत्र 1929 में लाहौर षड्यंत्र, जब पूर्ण स्वराज की बात की गई थी तो उसी समय आपका लाहौर षड्यंत्र भी था। सेंट्रल असेंबली बम विस्फोट से संबंधित है। यह बम विस्फोट ब्रिटिश सरकार के दमनकारी कानूनों के खिलाफ विरोध जताने का एक प्रयास था। जतीन दास पर बम बनाने का आरोप लगाया गया था, जिसे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने एक नियमित सत्र के दौरान असेंबली हॉल में फेंका था। ठीक है, गदर पार्टी तो पता ही 1913 में लाला हरदयाल और अन्य प्रवासियों के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी। इसका लक्ष्य सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से भारत का ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन, ठीक है, मुक्त करना। तो गदर पार्टी अगर इसी ऑप्शन में पढ़ लिए रहते तो ऊपर वाला जो गदर पार्टी का क्वेश्चन था आराम से सॉल्व कर लेते। गदर क्रांतिकारी कहाँ कहाँ उतरी अमेरिका। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं 102 नंबर प्रश्न में आते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है, अब खत्म ही आपका दूसरा टॉपिक आ जाएगा। 102 में आते हैं हम लोग। 1922 का जो साराबंदी यानी कि कोई कर नहीं अभियान का नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल के टाइम में साराबंदी आंदोलन 1922 में। ठीक है, 1922 में 1922 में जब असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था तो साराबंदी जो है कि अभियान चलाया गया था वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ठीक है, और गुजरात में वल्लभ भाई पटेल ने साराबंदी अभियान चलाया था। यह एक अहिंसक विरोध था। क्या, क्यों? किसानों ने करों का भुगतान करने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों की दमनकारी नीति के विरोध में ये जो है कि आंदोलन चलाया गया था पटेल के नेतृत्व में। इसने ब्रिटिश शोषण के खिलाफ भारतीयों के बीच एकता को बढ़ावा भी दिया था। द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919, ये रॉलेट एक्ट का ही पूरा नाम है आपका। और रॉलेट एक्ट देखो कितना बार आ गया है, तो समझो इस टॉपिक को और पढ़ो जल्दी से। ठीक है, चलो 104 नंबर प्रश्न में आते हैं हम लोग। रॉलेट एक्ट के बारे में तो ऊपर बहुत पढ़ चुके हैं ना। 104 में आते हैं हम लोग। असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप क्या हुआ? तो बी और सी दोनों। असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप बी में आता है 2 और 3, हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई। ठीक है, सी यानी कि 3 जो है वो आप देखो, जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। आंसर आपका बी और सी दोनों कह रहा है, 1 और 3 भी कह रहा है, यानी कि कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन। हाँ, ये तो हम लोग घटना चक्र में भी पढ़े हैं ना। तो बी और सी दोनों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण मील का पत्थर बना था। और कांग्रेस का जो है कि सभी वर्गों के लोग शामिल थे ना, तो पहली बार इसको जन आंदोलन के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है, जन आंदोलन, सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी थी ये।
फिर दूसरा भी सही लग रहा है, हिंदू मुस्लिम एकता ठीक है, चल खिलाफत भी चल रहा था ना साथ में, और मुस्लिम चिंताओं को संबोधित किया था खिलाफत के बारे में। फिर तीसरा भी सही है कि ब्रिटिश ताकत का डर दूर हो गया था अब, क्योंकि लोगों ने बड़े पैमाने पे भाग लिया, बहिष्कार किया, ये सारा कुछ ठीक है। चौथा सही नहीं है ना, कि ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने को, हाँ 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 हाँ, ब्रिटेन की सरकार इतना जल्दी भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने, ना ना, ये तो मतलब अतिशयोक्ति वाला जो ऑप्शन रहेगा तो उसको तो ऐसे भी छाट दोगे आप, तो आपका वो खत्म हो गया ना। चलो, नहीं हुआ क्या, अभी बाकी है 104 के बाद 105। ठीक है, सॉरी, नहीं 104 के बाद 105 होगा ना। अच्छा, नहीं ख़त्म हो गया 105 पे आपका दूसरा टॉपिक। ठीक है, हम लोग कल करते हैं ना, 9वां टॉपिक से आपका कल चलेगा। सॉरी, थैंक यू, बाय।